नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक विधान, एक पहचान, एक निशान, एक संविधान के बाद क्या अब देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? यकीनन कहा जा सकता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव देश में एक देश एक चुनाव की तरफ देश को लेकर जाएगा। यानी देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में संभव है, क्योंकि देश के चुनाव का आधार अलग होता है और राज्यों के चुनाव का आधार अलग होता है। सरपंच और निकायों के चुनाव का आधार तो यकीनन अलग होता है। सवाल यह भी कि क्या एक साथ देश में सांसद, विधायक, पार्षद और पंच चुना जा सकता है, या फिर ये सब गौण हो जाएंगे और सभी चुनाव देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर सिमट जाएंगे। आज हम आपको देश में एक चुनाव का इतिहास, वर्तमान की सियासत और भविष्य बताएंगे। साथ ही बताएंगे क्या एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है, एक देश एक चुनाव के फायदे क्या होंगे और चुनौतियां क्या होंगी, और जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने बनाकर राष्ट्रपति को सौंपी है उसमें क्या कुछ है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी का मतलब क्या यह है कि शीतकालीन सत्र के अंदर इसे रखा जाएगा और एक देश एक चुनाव का कानून आ जाएगा। क्या वाकई में यह इतना ही आसान है? आज इस पर बात करें। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। उन सबका हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि एक देश एक चुनाव का वक्त आ गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो कह रही है कि यह प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं, जबकि यही कांग्रेस 1970 से पहले देश में एक देश एक चुनाव कराती आई है। बहरहाल आपको कहां कहां एक देश एक चुनाव नजर आया, सबसे पहले जरा इसी पूरी व्यवस्था को देखिए कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव आपको कहां कहां नजर आया। आपको बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर आया जिसके अंदर साफ साफ लिखा था एक देश एक चुनाव। आपको लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है तिरंगे की शान के साथ एक देश एक चुनाव के तरफ आगे बढ़ने का। कैबिनेट से मंजूरी में आपको एक देश एक चुनाव नजर आया और अब एक देश एक चुनाव आपको शीतकालीन सत्र के अंदर बिल के तौर पर नजर आएगा और हो सकता है इससे आगे आपको एक देश एक चुनाव कानून के तौर पर भी नजर आए। यानी बीजेपी के घोषणा पत्र से लेकर कानून बनने तक आपको एक देश एक चुनाव वक्त वक्त पर नजर आया है। लेकिन एक देश एक चुनाव का इतिहास क्या रहा है? क्या हिंदुस्तान में इससे पहले चुनाव हुए हैं? अगर चुनाव हुए तो फिर चुनाव होने बंद क्यों हो गए और अब क्यों एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की तरफ हिंदुस्तान आगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ना चाहता है? दरअसल भारत में फिलहाल चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश और एक चुनाव की परंपरा टूट गई। लेकिन अगर 2029 में एक देश एक चुनाव आता है और उसके साथ आगे बढ़ा जाता है तो ये तो संभावनाएं फिर भी बनी रहेंगी कि हो सकता है किसी विधानसभा के अंदर जो सत्ताधारी दल हो वो अल्पमत में आ जाए, या जहां गठबंधन की अलायंस की सरकार चल रही हो वहां अलायंस टूट जाए। उस स्थिति में क्या होगा, इसका निष्कर्ष समिति के जरिए निकाला गया। समिति रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। तो सबसे पहले आपको उस समिति के 8 सदस्यों से मिलवाते हैं जिन्होंने 18,000 से ऊपर के पन्नों की रिपोर्ट तैयार की जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जरा उन चेहरों से मिलिए और उन चेहरों की विश्वसनीयता को समझने की कोशिश कीजिए कि इस रिपोर्ट को बनाने में कितने बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया गया है, कितने अनुभवी और कितने राजनेताओं का इस्तेमाल किया गया है। 8 सदस्य आपको दिखा रहे हैं।
रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष, उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर बाकायदा इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा हरीश साल्वे इस कमेटी के अंदर थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनको भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया था, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कई लीगल ऐसे इश्यू होंगे जो सामने आएंगे। उस पर आगे हम बात करेंगे कि कैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है और उसमें कहां कहां संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए यह चेहरा बेहद खास। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह वो इस कमेटी का हिस्सा थे, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता वो इस कमेटी का हिस्सा थे और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वो इसका हिस्सा थे उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे और बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको इसमें शामिल किया गया था। अब जरा सोचिए, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि एक देश एक चुनाव कराया जाए, और उनके उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी का हिस्सा थे। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो फिलहाल डीपीए पार्टी से हैं, एक दौर में कांग्रेस के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा चुके हैं। अब दो चेहरे एक तरीके से आप देख सकते हैं, एक अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में और एक गुलाम नबी आजाद जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की तरफ से हुआ करते थे। इसके अलावा एनके सिंह पूर्व अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के, वो इसमें है, क्योंकि यह भी बेहद दिलचस्प होगा। आगे चलकर हम बताएंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान में होता है तो क्या इससे आर्थिक तौर पर सरकार पर वजन आएगा, भार पड़ेगा, या हजारों करोड़ का फायदा होगा और इसको कैसे वित्तीय तौर पर संभाला जा सकता है, इसलिए चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, वो पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, उनको शामिल किया गया क्योंकि लोकसभा के अंदर की प्रोसीडिंग किस तरीके से इस अगर बिल को लाया जाता है तो इसको पास कराया जाए, संविधान में कहां कहां संशोधन किए जा सकते हैं, इसलिए चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है। और अंत में संजय कोठारी जो कि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, उनको शामिल किया गया। अब जरा सोचिए, इस कमेटी के अंदर जो 8 सदस्य हैं वो 8 के 8 सदस्य अपनी अपनी विधाओं के अंदर संपूर्ण हैं और इसीलिए जो रिपोर्ट तैयार की गई उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह कि जिस एक बड़ी कमेटी, हम बड़ी कमेटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक चेहरा अपने आप में एक किताब है जिसको पढ़ा जा सकता है और जो अपने आप में संपूर्ण है। तो चलिए, जो एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का काम क्या था, इसको क्या क्या करना था, यह भी हम आपको समझाते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे कि कैसे यह मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहरहाल लोकसभा, विधानसभा, पालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावनाओं को तलाशना इसका काम था। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य नियमों में संशोधन की जांच करना, अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना, चुनाव के बाद अगर संसद या सदन त्रिशंकु हो जाए, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना, क्योंकि जो 70 में बंद हुआ ना, उसके पीछे की वजह यही थी। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरण और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना, यह भी इस कमेटी का काम था। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र ना टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मानकर चलिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है तो यह प्रक्रिया आपको 4 से 5 महीने की नजर आ सकती है। और जिस दौर में हिंदुस्तान है वहां क्या एक चिंगारी उस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सुरक्षा उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, अन्य जरूरतों की भी समीक्षा करने का काम इस कमेटी का था। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट बनाना, क्योंकि आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक चुन सके, और वो रिपोर्ट, वो लिस्ट बाकायदा किसकी सिफारिश पर, वोटर आईडी को सिफारिश के तौर पर जब इलेक्शन कमीशन अप्रूव करेगा उसके बाद एक पूरी की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई फला उम्र का व्यक्ति पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनेगा और वो हर एक जगह का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अमूमन क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उसी व्यक्ति का विधानसभा के चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
दोनों में है तो पंचायत के चुनाव में नाम नहीं है। ऐसे में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जहां एक व्यक्ति अगर सांसद चुन सकता है तो वो पंच भी चुने, और ये एक बड़ा काम होगा, बड़ा टास्क होगा। हालांकि इसके लिए अभी 5 साल बाकी है और 5 साल का फेज बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एक देश, एक चुनाव, एक कमेटी, और ये किस तरीके से काम करती नजर आई। अब जरा सोचिएगा, जो इतने बड़े चेहरे थे उन्होंने कितने दिन लगातार काम किया, तब जाकर ये रिपोर्ट तैयार हुई। इसको भी हम आपको बता रहे हैं, जरा समझिए और देखिए कि कितना वक्त लगा। कमेटी गठित की गई 2 सितंबर 2023 को। यह वो तारीख थी जब रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी दी गई कि बतौर अध्यक्ष आप इस कमेटी का नेतृत्व कीजिए और संभावनाओं को तलाशिए, कैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो सकता है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई 14 मार्च 2024 को। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें कुल पन्ने हैं 18,626। आप सोचिए कितनी विस्तृत रिपोर्ट है और कितने डायमेंशंस खंगाले गए होंगे, या कहें कि मैक्सिमम डायमेंशंस को खंगाला गया होगा। हर उस कंफ्यूजन का जवाब इस रिपोर्ट के अंदर होगा जो इस वक्त देश के किसी भी नागरिक के जहन में उठ रही होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट 8 सदस्यों की थी उसमें हर 8 सदस्यों में से हर एक सदस्य अपने आप में एक्सपर्ट है। राय ली गई 62 सियासी दलों से। अब इसको एक समझने की जरूरत है, क्योंकि आज जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी राय ली गई है। उनसे पूछा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज जो हैं उसमें आप किस तरीके से खुद को देख रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय आधार पर चुनाव लड़ती हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि अगर देश में केंद्र से लेकर पंच तक के चुनाव एक साथ हुए तो वो चुनाव प्रभावित होंगे और इसलिए क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और चुनाव पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। आप इतिहास खंगालिएगा, बहुत दूर मत जाइएगा। 2019 के चुनाव को देखिएगा, 2024 के, उसके आसपास जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या उसमें बीजेपी जीत पाई है? इसको आप खंगालिएगा, आपको सही जवाब मिलेगा। बहरहाल इसके अलावा जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट तैयार की गई 191 दिनों के अंदर, और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि 62 सियासी दलों से राय ली गई, उनमें समर्थन में 32 हैं, और उनमें 32 में से मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं वो है। हालांकि इसमें भी टीडीपी, उसने अपनी कोई राय नहीं रखी, वो तटस्थ है। तो विरोध के अंदर 15 हैं। 15 के अंदर आप यूपीए के उन पार्टियों को ले सकते हैं जो फिलहाल मोदी के खिलाफ, या कहें कि एनडीए के खिलाफ है। 15 पार्टियां ऐसी हैं जो तटस्थ हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है कि हम इसके पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं। और कमाल की बात देखिए, यह भी अपने आप में एक पहलू है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है या उसके खिलाफ है। बहरहाल ये जो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई, ये बता पाना बेहद मुश्किल कि किस पन्ने पर क्या है। लेकिन मोटे तौर पर 6 बड़े सुझाव इस कमेटी ने दिए, और इस कमेटी ने जो 6 बड़े सुझाव दिए, वो सुझाव क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, इस कमेटी ने जो सबसे पहला सुझाव दिया वो ये दिया कि विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। अब इसमें अंदर बहुत डिटेल है। इसमें डिटेल है कि भाई जिनका कार्यकाल 28 में खत्म हो रहा है, 28 6 महीने में खत्म हो रहा है, उनको 29 तक एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा दूसरा पहलू, अगर हंग असेंबली है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो बाकी 5 साल के लिए दोबारा चुनाव हो। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ मुमकिन है, यह कहा गया है। 2019-29 के लिए जो पॉसिबिलिटीज तलाशी गई और जो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, उसके 6 बड़े बिंदु हैं। चौथा बिंदु है कि दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, मसला निकाय और पंचायत के इलेक्शन हो। 5वां, चुनाव आयोग सभी चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करे। इसको हम बता चुके हैं कि यह कैसे होगा। इसके अलावा उपकरण, जनशक्ति, सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। अच्छा, इसमें जो दूसरे नंबर पर है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह वो सवाल है जिसके जवाब को तलाशने की जगह 1970 के अंदर हम लोकसभा का चुनाव अलग कराने लगे, विधानसभा का चुनाव अलग कराने लगे। अब जरा सोचिए, 2027 के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा का चुनाव है, तो क्या यूपी का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहेगा? यकीनन इसमें 2 संभावनाएं।
पहली संभावना, संवैधानिक तौर पर 6 महीने एक्सटेंशन किसी भी सरकार को दिया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो संभावना पहली तो यह हो सकती है कि 2028 तक हो सकता है इसी सरकार को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन कुछ महीने के लिए लगाया जाए और वहां आचार संहिता होगी, तो आचार संहिता के आगे इलेक्शन हो सकता है, पहली संभावना। दूसरी संभावना, जो 2027 में चुनाव होंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए होंगे। 2 साल के लिए सरकार होगी, उसके बाद सरकार को भंग किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के साथ यूपी में 2 साल के अंदर एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा जिनके 26 में कार्यकाल खत्म हो रहे हैं उनको 3 साल मिलेंगे, जिनके 24 में कार्यकाल खत्म हो रहे हैं उनको यकीनन पूरे 5 साल मिलेंगे। 28 में जिनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं वहां चुनाव नहीं होंगे, वहां उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा और एक्सटेंशन के साथ ही 2029 में लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा 34 की स्थिति बनेगी। 34, 29 और 34 के बीच में अगर मानिए किसी विधानसभा के अंदर कोई सरकार अल्पमत में आने की वजह से गिर गई तो क्या होगा? दरअसल उस स्थिति में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव जो 34 तक का कार्यकाल बचेगा सिर्फ उसी के लिए होंगे, ऐसा नहीं है वहां से 5 साल के लिए होंगे। यह कुछ सिफारिशें इस कमेटी की तरफ से की गई हैं, लेकिन कैसे संभव होगा? एक देश एक चुनाव, इसको लेकर कई संभावनाएं हैं जो तलाशी गई हैं। समिति का सुझाव है क्योंकि संवैधानिक तौर पर आपको इसको सही करना पड़ेगा और इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद है 82A, इसको जोड़ा जाए। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ते हैं तो इसे लागू किया जाएगा, तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा, कहें शुरू होगा। अगर यह अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अपने आप 2029 तक ही होगा। मसलन अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकेंगे, लेकिन इसको लागू करने के लिए क्या मोदी सरकार के पास बहुमत है? यकीनन लोकसभा के अंदर बहुमत है और वहां से वो पास भी करा लेगी, लेकिन क्या इसको राज्यसभा से पास कराने की जरूरत? इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर इसको वित्त के साथ जोड़ा जाता है तो संभावना बनेगी। हालांकि कि जिस कमेटी का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें हरीश साल्वे हैं, उसमें गृहमंत्री अमित शाह हैं, उसमें बाकायदा लोकसभा के गणमान्य नागरिक हैं और जो ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं वो हैं। तो इन तमाम चीजों पर पहले से बात हो चुकी हो, लेकिन एक बार मानकर चलते हैं कि एक देश एक चुनाव की तरफ हिंदुस्तान बढ़ गया तो इसके फायदे क्या होंगे और इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, यह भी दरअसल एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए कि फायदे क्या होंगे और चुनौतियां क्या होंगी। अगर बात फायदे की करें तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो 2 है। एक, चुनावी खर्च में कटौती होगी। जो हर 6 महीने में हम चुनाव में चले जाते हैं, हर 3 महीने में चुनाव में चले जाते हैं, उस झंझट से हम दूर हो जाएंगे। चुनावी ड्यूटी का बोझ कम होगा। आप देखिए स्कूलों के अध्यापकों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक चुनाव के अंदर व्यस्त होते हैं और इससे विकास का पहिया थमता है, रुकता है, वो नहीं होगा। आचार संहिता कम से कम लगेगी। आपको यह नहीं कह सकता कि भाई आपका काम नहीं होगा, आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि देश में हर दूसरे, 5वें, 10वें दिन कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात हो रही हो। मतदान बढ़ने की संभावना है क्योंकि अभी आदमी को लगता है 2 महीने पहले इधर वोट डाला, 2 महीने बाद उधर वोट डाला है, अब उसे एक बार ही जाना है और पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब चुन देना है। तो हो सकता है इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि आदमी को पता है कि मेरे पास यही मौका है, पंच से लेकर ऊपर तक चुनना है, अपनी सरकार को चुनना है और यह वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकता है। इसके अलावा समय की बचत होगी। एक आम आदमी जो पहले सांसद के लिए लाइन में लगे, फिर वो विधायक के लिए लाइन में लगे, फिर वो पार्षद के लिए लाइन में लगे, फिर वो पंच के लिए वोट डालने के लिए लाइन में लगे, अब ऐसा नहीं है। अब वो एक बार लाइन में लगेगा, सबको चुनकर आ जाएगा, समय की बचत होगी। विकास के अवरोधक कम होंगे। जो हर्डल्स होते हैं कि भाई अभी तो सरकार बनी है, अभी वहां चुनाव है, अब मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने जाना है, अब मंत्री को वहां प्रचार करने जाना है, अब इस ब्यूरोक्रेट की वहां पर ड्यूटी लगा दी गई है, ये सब नहीं होंगे। अवरोधक कम होंगे और इससे देश विकास के पहिए के साथ तेजी से आगे भागता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये फायदे, चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनौतियां क्या है? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा,
इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि भाई कौन सा संशोधन करना पड़ेगा, जिसके बाद यह हर्डल ही खत्म हो जाएगा कि विधानसभा कब खत्म होगी, कब शुरू होगी। वो लोकसभा के साथ ही शुरू होगी, लोकसभा के बाद ही खत्म होगी। विधानसभाओं का कार्यकाल ये एक बड़ी चुनौती, लेकिन वो संशोधन के साथ खत्म हो जाएगा। ईवीएम और वीवीपैट ये एक चुनौती है। एक मोटा मोटा जो आकलन सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि 500 करोड़ से ऊपर का खर्चा इस पर हो सकता है। हालांकि देश के लिए 500 करोड़ एक बार चुनाव कराने के लिए खर्चा आप मानिए कि जैसे ऑलमोस्ट जीरो है। जब हर 3 महीने में चुनाव हो सकते हैं तो 500 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन यहां एक और बात की जा रही है कि भाई हर 15 साल में ईवीएम वीवीपैट को बदलना होता है, तो भी ये खर्चा बड़ा नहीं है। आपका जितना समय बचेगा, आपका जितना चुनावी खर्च बचेगा उसके मुकाबले बेहद कम है। आचार संहिता कम से कम लगती है और इसलिए जो पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है वो एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, क्योंकि आपको एक व्यापक सुदृढ़ व्यवस्था देनी पड़ेगी और उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वहीं पार्टियों को एकमत करना यह संभव नहीं है देश में। अगर हम ये कहें कि वाकई में 62 पार्टियां एक साथ आ सकती हैं तो यह संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इस चीज से डरती हैं कि अगर यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर का हो गया तो शायद उनके अस्तित्व को खतरा होगा। इसलिए संभावना नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा तो किस पार्टी का क्या रुख रहेगा। बहुमत ना होने का विकल्प, इस पर हम बात कर चुके हैं कि भाई अगर किसी विधानसभा के अंदर बहुमत नहीं है तो वहां क्या होगा। जो भी नई सरकार चुनी जाएगी वो उसी कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी जो लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। संसद में पास कराना एक बड़ी चुनौती यकीनन है और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसका पास होना बेहद जरूरी है अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। यह बिल संविधान संशोधन करेंगे और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि सारे डायमेंशन खंगाले जाए। इसके लिए तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। 362 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी जरूरी होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह बिल कानून का रूप ले सकेगा। अब सवाल यह है कि जिन राज्यों के अंदर 2025 नवंबर में चुनाव है, अगले साल चुनाव है, 6 राज्य ऐसे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, कितना कार्यकाल रहेगा, यह भी एक बार तेजी से आपको बता देते हैं। जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव तो मौजूदा कार्यकाल तो पूरा ही होगा, लेकिन अगला जो कार्यकाल रहेगा वो सिर्फ 3.5 साल का रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3.7 महीने का घट जाएगा और अगला कार्यकाल 3.5 साल का बचेगा। दूसरा चरण जिसमें 11 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, दिसंबर 2026 के आसपास होने हैं। उनमें उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है और उत्तराखंड है। मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा और अगला कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही बचेगा। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा, जबकि अगला कार्यकाल 2.25 साल का ही रहेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं कि चुनावी खर्च किस तरीके से बढ़ा है। यह जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए कि भाई हमारे टैक्स का कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले चुनावी खर्च हम आपको चुनाव आयोग की नजर से बताते हैं। जरा देखिए कि कितना खर्च होता है। 1951 में जब पहला चुनाव हुआ तो महज खर्च हुए 10 करोड़ 45 लाख रुपए। बीच का छोड़ देते हैं, 2014-4 वो साल था जब पहली बार 1000 करोड़ से ऊपर खर्च हुए थे और यह खर्च था 1016 करोड़। 2002 के अंदर 1115 करोड़। अब इसके बाद देखिए बड़ा इंटरेस्ट, इसके बाद आप आइए सीधा 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए, लगभग 3 गुना बढ़ गया। इसके बाद 2024 का तो अभी आंकड़ा आया ही नहीं, लेकिन 2019 का भी आंकड़ा नहीं आया। जो आंकड़ा है वो अनुमानित आंकड़ा है और वो 5000 करोड़ के आसपास। और ये कहा जा रहा है कि 2009 से 3 गुना 2014 में हुआ, 2014 से 2 गुना 19 में हुआ और 24 के अंदर लगभग ये हो सकता है कि 10,000 करोड़ के आसपास हो। एक और आंकड़ा आपको देते हैं। आंकड़ा दरअसल चुनावी खर्च 2024 और 2019 के विश्लेषण का है।
तो इसको देखिए कि कितना खर्च हुआ है देश में चुनाव को लेकर। हम सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात करें, इस आंकड़े को और जरा देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 2024 के अंदर जो आंकड़ा है, और ये हम कहां का बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, और उसका जो आंकड़ा है उसमें बता रहे हैं कि 96.8 करोड़ वोटर्स 2024 के अंदर कुल थे, और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ इस पूरे इलेक्शन में? खर्च हुआ 1.2 लाख करोड़ अनुमानित खर्च है, लेकिन 1.2 लाख करोड़ रुपए 2024 के इलेक्शन में खर्च हुए। 2019 में कितना था? 91.2 करोड़ वोटर कुल थे, और जो खर्च हुआ था वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। आप सोचिए, लगभग 2 गुना खर्चा हो गया, लगभग 2 गुना खर्चा। और 29 में जाते जाते यह खर्चा कितना ज्यादा हो जाएगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो एक देश एक चुनाव 3 मायनों में बेहद खास है। पहला, देश का पैसा बचेगा। दूसरा, देश का वक्त बचेगा। तीसरा, जो आचार संहिता लगने से विकास अवरोधक होता है वो बचेगा। और चौथा, जो एक व्यक्ति कतार में खड़ा हुआ है वो एक बार जाएगा और पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कुछ चुनकर आ जाएगा। लेकिन हम वापस उस सवाल पर लौटते हैं जहां लोकसभा में इसको पास कराना है, राज्यसभा में पास कराने की संभावना है, और उसके लिए बाकायदा एक आंकड़ा है जो मोदी सरकार को चाहिएगा। संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ये संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इन संभावनाओं के बीच में 2 संभावना और बनेगी। पहली संभावना तो दरअसल यह बनेगी कि देश के अंदर 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, लोकसभा सीटें बढ़नी है। वो काम मोदी सरकार को पहले करना होगा, जनगणना करनी होगी, और उसके बाद चुनाव जो होंगे 2028 के आसपास, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी देना होगा। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन का वक्त आएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।